नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में उज्ज्वल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम इतिहास की कड़ी में एक नया राजवंश पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पल्लव राजवंश। जो भी स्टूडेंट इसको पढ़ता है उससे कन्फ्यूज़न रहती है कि ये जो है पल्लव राजवंश जो है समझ में नहीं आता। ठीक है, आज हम जो 37 प्रश्न पढ़ने वाले हैं इसके आधार पर आपको ये जो पल्लव राजवंश है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले इसकी स्थिति जान लेते हैं कि पल्लव राजवंश था कहाँ पर। देखिए, ये भारत की स्थिति है, दक्षिण भारत की। ठीक है, यहाँ पर देखिए पश्चिम चालुक्य थे, यहाँ पर यानी कि जिसको हम कहते थे कि कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, यहाँ पर थे पूर्वी चालुक्य और इसके जस्ट नीचे जो था ये राष्ट्रकूटों का राजवंश था। ठीक है, और यहाँ सबसे नीचे की बात करें तो यहाँ पे थे पांड्य, उससे ऊपर चोल और इनके बीच की जो स्थिति है यहाँ पर थे पल्लव। ठीक है, पल्लव राजवंश जो है यहाँ पर स्थिति थी। पल्लव जो राजवंश है उसके जस्ट ऊपर उत्तरी पेनार नदी गुजरती है और पल्लवों के जस्ट पास में यहाँ पर कांचीपुरम है, जिसके पास ही जो है महाबलीपुरम के आज आप मंदिर देखते हैं वो महाबलीपुरम जो है कांचीपुरम के अंदर ही था और कांचीपुरम इनकी पल्लवों की राजधानी थी। तो ये स्थिति थी। यहाँ पर पूर्वी चालुक्य, यहाँ पर पश्चिमी चालुक्य और उसके जस्ट नीचे राष्ट्रकूट है, बीच में यहाँ पर पल्लव है, उससे नीचे चोल और सबसे लास्ट में पांड्य। ठीक है, तो ये स्थिति थी पल्लवों की यहाँ पर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं पल्लव राजवंश। सबसे पहले बात आती है कि पल्लव जो है इसका अर्थ क्या होता है। पल्लव का अर्थ होता है लता। कोई भी जो लता होती है, ठीक है, इस प्रकार से लता, तो कोई भी लता जो है उसका वाचक है पल्लव। देखिए, जो पल्लव थे इन्होंने इक्ष्वाकु जो राजवंश था, जिसका नाम अगर आप किसी भी तरह की आध्यात्मिक किताब पढ़ते हैं उसमें आपको एक वंश मिलेगा, पुराना वंश, जिसका नाम है इक्ष्वाकु राजवंश, जिसके राजा लोग काफ़ी प्रसिद्ध थे। तो ये आप कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें इस राजवंश का नाम जो है सुनने को मिलता है। तो देखिए, इक्ष्वाकु राजवंश जो है इसको अपदस्थ करके शासन में आए थे कौन? पल्लव। ठीक है, और अगर हम इनका साम्राज्य देखें तो पल्लवों का जो साम्राज्य था वो कहाँ से कहाँ तक था? उत्तरी तमिलनाडु से लेकर दक्षिण आंध्र तक जो है इनका साम्राज्य फैला हुआ था। और इनकी राजधानी कौन सी थी? अभी हमने बात की कांची की, कांची कह लें, कांचीपुरम कह लें, एक ही बात है। तो कांचीपुरम जो थी इनकी राजधानी थी, ये याद रखिएगा। पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? कांचीपुरम। अगला प्रश्न देखते हैं, पल्लवों का प्रथम प्रमुख शासक कौन था? देखिए, छोटी सी इसमें हम बात कर लें। पल्लव जो थे इनका अगर पहला शासक देखें तो पहला शासक कौन सा था? सिंहवर्मन था। कौन था? सिंहवर्मन। सिंहवर्मन जो था इसके दो बेटे थे, एक तो था सिंह विष्णु, एक था भीम। जो भीम है इसको आगे हम देखेंगे क्योंकि भीम का कोई रोल नहीं है, इसके किसी भी पुत्र का कोई रोल नहीं है, लेकिन आगे जाकर इसका एक जो है इसी राजवंश से, भीम के राजवंश से एक व्यक्ति निकलेगा जो कि बाद में पल्लव राजवंश का एक शासक बनेगा, लेकिन वो भी शासक इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। तो इसको आप एक तरह से भूल जाएं और याद रखें किसे? सिंह विष्णु को। अगर पहला शासक देखें पल्लवों का तो वो सिंहवर्मन था और उसका पुत्र जो सिंह विष्णु है ये प्रमुख शासक था किसका? पल्लवों का। ठीक है, और इसका जो शासन काल था वो था 575 से 600 ईसा पूर्व, 600 ईस्वी, सॉरी ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी। तो पल्लवों का पहला प्रमुख शासक जो था वह सिंह विष्णु था और जिसका समय जो है 575 से 600 था। अगला प्रश्न देखें, अवनी सिंह की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये जो अवनी सिंह है इसकी उपाधि किसकी है? तो सिंह विष्णु, इसी की उपाधि है अवनी सिंह की। देखिए, ये काफ़ी वीर था, प्रतापी था, पराक्रमी था। वैसे हम हर शासक के लिए ये बात कहते हैं कि ये बहुत वीर था, बहुत प्रतापी था, बहुत पराक्रमी था। और अब आपको पता चलेगा अगले प्रश्न के साथ कि ये मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि ये पराक्रमी था। तो देखिए, इसने क्या किया था? कौन सा शासक था जिसने चेरों को, पांड्यों को, चोलों को, मल्लियों को, मालवा को, कलर्ब शासकों को, सिंहल के राजाओं को युद्ध में पराजित किया? तो आप देख रहे हैं ना, चोल कितनी बड़ी शक्ति है, चेर कितनी बड़ी शक्ति है। ठीक है,
सिंहल राजा कौन से थे? जो आपके श्रीलंका के शासक हैं। तो देखिए मालवा किसको कहते थे? मध्य प्रदेश को। तो देखो चेरों को हराने वाला, पांड्यों को हराने वाला, चोलों को हराने वाला, मल्लियों को हराने वाला, मालवा के राजाओं को हराने वाला, कलब्र जो है उनको हराने वाला, सिंहल राजाओं को युद्ध में पराजित करने वाला कौन था? एक ही व्यक्ति था। कौन था? सिंह विष्णु। तो अब आपको पता चल रहा है कि ये कोई मामूली राजा नहीं था, ये बहुत ही प्रतापी शासक था। कौन? पल्लवों के शासन में, प्रारंभिक शासन में सबसे प्रतापी शासक जो था वो कौन था? वो था सिंह विष्णु। और ये कोई मामूली बात नहीं थी इन सबको हरा पाना। चोल आपने अगर पढ़े हैं तो आपको पता लगेगा कि 12,000 द्वीपों पर जिस शासन का आधिपत्य रहा था वो थे चोल। अगर आज हम भारत की स्थिति देखें तो भी भारत 12,000 द्वीपों पर कब्जा नहीं रखता। एक मामूली से चोल जो थे पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में, जब इतनी जो है विकसित नहीं था भारत, तब चोलों ने 12,000 द्वीपों पर कब्जा किया था। और उस चोल को हराने वाला कौन था? सिंह विष्णु। तो कोई मामूली शासक नहीं है ये। आगे देखिए, कांचीपुरम के मामल्लपुरम में आदि वराह गुहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कांचीपुरम के मामल्लपुरम में आदि वराह गुहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसी सिंह विष्णु ने अपनी राजधानी कांचीपुरम का जो मामल्लपुरम है, जिसको आज महाबलीपुरम कहा जाता है, उस मामल्लपुरम में आदि वराह गुहा मंदिर का निर्माण करवाया था। देखिए अब इतने शासकों को हराएगा तो घमंड तो आएगा ही। तो इस मंदिर में, कौन से मंदिर में? आदि वराह गुहा मंदिर में सिंह विष्णु ने क्या किया? अपनी मूर्ति स्थापित करवाई, अपनी 2 पत्नियों की, अपनी 2 रानियों की प्रतिमाएं जो हैं वो स्थापित करवाई। क्यों? क्योंकि अब ये सोचने लग गया था कि मैं क्या हूँ? मैं भगवान हूँ। क्या सोचने लग गया? इतने शासकों को मैंने पराजित कर दिया तो मामूली चीज़ तो मैं हूँ नहीं, तो मैं क्या हूँ? मैं भगवान हूँ। इसलिए इसने क्या किया? आदि वराह गुहा मंदिर में अपनी और अपनी पत्नियों की, अपनी रानियों की मूर्तियाँ स्थापित करवाई, जो आज भी जो है स्थापित आपको दिखेगी वहाँ अगर आप जाएंगे तो। महाबलीपुरम के मंदिर जो हैं, रथ मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जो कि पल्लवों ने बनाए हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि महाबलीपुरम या मामल्लपुरम के जो रथ मंदिर हैं उनका निर्माण किसने करवाया है? तो पल्लवों ने निर्माण करवाया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत के महाकवि भारवी जो थे वो किसकी राजसभा में थे? भारवी याद है? संस्कृत के महाकवि ये भारवी थे, जिसने किरातुर्जुनियम नामक जो है ग्रंथ लिखा था, वही भारवी हैं। ये महाकवि भारवी, ये संस्कृत के महान महाकवि थे। और ये किसकी राजसभा में थे? तो ये पल्लव नरेश इसी सिंह विष्णु की राजसभा में रहते थे। तो आपके लिए ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, भारवी वाला और कांचीपुरम के आदि वराह गुहा मंदिर वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारवी ने लिखा या भारवी का ग्रंथ कौन सा है? तो किरातुर्जुनियम। आगे देखिए, इसकी कहानी यहीं पर खत्म। आगे इसका पुत्र आएगा। तो सिंह विष्णु का पुत्र कौन था? सिंह विष्णु का पुत्र जो था महेंद्र वर्मन प्रथम था। अब आप सोचेंगे कि भाई सिंह विष्णु तो इतना महान था, तो इसका जो पुत्र है वो उससे भी महान रहा होगा, पर ये ज़रूरी नहीं है कि उसका पुत्र महान ही हो, उल्टा भी हो सकता है कि बिल्कुल बेकार शासक हो। तो आगे देखिए, बात करते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम की। जो महेंद्र वर्मन प्रथम था, इसको पराजित किया। किसने पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय याद है? पुलकेशिन सेकंड ने। हर्षवर्धन का नाम आपको याद होगा। हर्षवर्धन जो थे, उसको जब वो उत्तरी भारत को जीत लेता है, तो जब वो दक्षिण भारत की तरफ जाता है तो चालुक्य नरेश जो पुलकेशिन द्वितीय है उससे हार जाता है। तो ये वही महान शासक पुलकेशिन द्वितीय है। तो देखिए, सिंह विष्णु इतने महान और पुत्र जो है हार गया किससे? पुलकेशिन द्वितीय से। लेकिन आगे इसका बदला लिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, अंत तक बने रहिए। आगे देखिए, पल्लव चालुक्य संघर्ष का प्रारंभ किससे हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि काफ़ी लंबा जो है संघर्ष चलेगा। पल्लवों को खत्म करने में जो है इनका श्रेय काफ़ी रहेगा चालुक्यों का। तो चालुक्यों, कौन था चालुक्य नरेश? यही
पुलकेशिन द्वितीय। तो देखिए पल्लव और चालुक्यों का संघर्ष जो है वो महेंद्र वर्मन प्रथम से शुरू होता है, जो कि सिंह विष्णु का पुत्र था। ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम। देखिए चालुक्य जो थे, अब चालुक्य भी कौन से, देखिए ये आपकी स्थिति है दक्षिण भारत की, यहाँ पर है पूर्वी चालुक्य और यहाँ पर कौन है, पश्चिमी चालुक्य। तो ये जो पश्चिमी चालुक्य है यहाँ का शासक कौन था, पुलकेशिन द्वितीय। और इसने अपने भाई को कहाँ पर स्थापित किया, पूर्वी चालुक्य, जो चालुक्य थे उसकी जो एक शाखा थी चालुक्यों की, वहाँ पर इसका भाई था। और पुलकेशिन द्वितीय कहाँ पर राज कर रहा था, पश्चिमी चालुक्य की शाखा पर। तो देखिए पश्चिमी चालुक्य और जो पूर्वी चालुक्य हैं, ठीक है, ये दोनों जो कड़ियाँ थी, इसके साथ ही एक आपने नाम सुना होगा बादामी का या वातापी का। बादामी कह लें, वातापी कह लें, एक ही बात है। तो वातापी के चालुक्य। तो देखिए तीन तीन जो है इनकी श्रृंखलाएं चल रही हैं, एक तरफ पश्चिमी चालुक्य हैं, एक तरफ पूर्वी चालुक्य हैं, एक तरफ बादामी के चालुक्य हैं। तो देखिए पल्लव हैं छोटे से यहाँ पर, और तीन तीन जने यहाँ पर राज कर रहे हैं एक ही राजवंश के। ठीक है, तो स्थिति किनकी मजबूत है, चालुक्यों की। तो यहाँ से जो है चालुक्यों का और पल्लवों का संघर्ष जो है वो शुरू होता है। देखिए चालुक्य जो है पश्चिमी चालुक्य हैं, पूर्वी चालुक्य हैं, वातापी के यानी कि बादामी के चालुक्य हैं, इनकी संख्या क्या थी, ज़्यादा थी। और साथ ही पुलकेशिन द्वितीय का टाइम चल रहा था, जिसने हर्षवर्धन को नहीं छोड़ा, तो वो पल्लव को क्या छोड़ेगा, महेंद्र वर्मन उसके सामने क्या चीज़ है। ठीक है, तो आगे देखिए महेंद्र वर्मन प्रथम के समय पल्लव चालुक्य संघर्ष जो है वो प्रारंभ होता है। आगे देखिए कुछ इसकी उपाधियां देख लेते हैं। मत्त विलास, गुण भर, शत्रुमल्ल, देखिए कितनी भयंकर जो है उपाधियां धारण कर रखी हैं कि शत्रुओं को हराने वाला। मत्त विलास, गुण जिसमें भरे हुए हैं। ललितांकुर, विचित्र चित्र, वाकई विचित्र चित्र था, क्योंकि पिता इतने महान हैं और हम हार रहे हैं पुलकेशिन द्वितीय से। तो देखिए विचित्र चित्र, ये उपाधियां किसने धारण की, महेंद्र वर्मन प्रथम ने। किसने धारण की, महेंद्र वर्मन प्रथम ने। मत विलास, गुण भर, शत्रुमल्ल, ललितांकुर और विचित्र चित्र उपाधियां धारण की। देखिए जब आप दक्षिण भारत का कुछ भी पढ़ते हैं तो इसमें एक तो आपसे उपाधियां पूछी जाती हैं प्रश्न में, चाहे आप इतिहास का कोई भी पेपर दे रहे हैं तो उपाधियां ध्यान रखिए। किसने कौन सा मंदिर बनवाया है ये ध्यान रखिए, और कौन कौन से युद्ध हुए हैं वो, ये चीज़ें जो है काफ़ी हद तक पूछी जाती हैं। तो उपाधियों को बिल्कुल भी भुलाएं मत, इनको याद रखें। आगे देखिए इसने एक बढ़िया काम किया, वो आपको बताते हैं क्या काम किया। इसने कपालिकों और भिक्षुओं पर व्यंग्य कसते हुए महेंद्र वर्मन प्रथम ने किस हास्य ग्रंथ की रचना की। तो इसका इतिहास में ये ग्रंथ प्रसिद्ध है, जिसका नाम है मत विलास प्रहसन। एक हास्य ग्रंथ है जिसको किसने लिखा था, इसी महेंद्र वर्मन प्रथम ने लिखा था, जिसमें जो कपालिक हैं और जो भिक्षु हैं उन पर व्यंग कसा था। तो भाई व्यंग कसेंगे किस पर, भिक्षुओं पर, तो वो श्राप तो देंगे ही, और श्राप की वजह से क्या होगा, हम हारेंगे तो सही। ठीक है, तो ये सिर्फ याद करने का एक तरीका है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मत विलास जो है इसी की उपाधि थी, और मत विलास की उपाधि इसको किस लिए मिली, क्योंकि इसने मत विलास प्रहसन को लिखा था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। कौन से प्रसिद्ध संगीतज्ञ महेंद्र वर्मन के गुरु थे। तो देखिए इसका थोड़ा सा जो ध्यान था वो पूजा पाठ की तरफ ज़्यादा था, या कह लीजिए कला साहित्य की तरफ ध्यान ज़्यादा था। तो इसके जो गुरु थे वो थे रुद्राचार्य, जो कि प्रमुख संगीतज्ञ थे, और ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। महेंद्र वर्मन जो है इसको संगीत से काफ़ी प्रेम था, तो इसके जो गुरु थे वो कौन थे, रुद्राचार्य जी थे। अगला प्रश्न है संत, कौन से संत, शैव संत, अप्पर, काफ़ी फेमस है अप्पर संत या अपार संत। इनके सानिध्य में महेंद्र वर्मन ने कौन सा मत धारण किया। तो कौन सा मत धारण किया, देखिए पहले ये होता था जैन धर्म को मानने वाला, अब कौन सा मत धारण कर लिया, किसने, महेंद्र वर्मन प्रथम ने। कौन सा मत धारण कर लिया, तो शैव मत का अनुयायी बन गया, शैव संत अपार के सानिध्य में रहकर, और जैन मत का त्याग कर दिया। महेंद्र वर्मन
प्रथम का पुत्र कौन था? अब इसकी कहानी यहीं पर खत्म। अब महेंद्र वर्मन का पुत्र आएगा, देखें कैसा बनता है, अच्छा है बुरा है, अपने दादाजी पर जाएगा या अपने पिताजी पर जाएगा। तो देखिए महेंद्र वर्मन प्रथम जो है इसका पुत्र था नरसिंह वर्मन प्रथम, और यकीन मानिए ये कौन था? ये सिंह विष्णु का पोता था और उससे भी महान शासक था। क्या था? उससे भी ज़्यादा महान शासक बनेगा। अब ये क्या करेगा? ये लेगा बदला, किसका बदला? अपने पिता की हार का बदला लेगा। पुलकेशिन द्वितीय को पारियाल, शूरमार, मणिमंगलम, ये मणिमंगलम का युद्ध याद रखिएगा, किसके बीच में हुआ था? पुलकेशिन द्वितीय के बीच में और नरसिंह वर्मन प्रथम के बीच में हुआ था। बहुत ही इतिहास में फेमस युद्ध है मणिमंगलम का युद्ध। तो एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन युद्धों में हराया। किसको? पुलकेशिन द्वितीय को। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसका बदला लिया? अपने पिता महेंद्र वर्मन प्रथम की हार का बदला लिया। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय को परियाल, शूरमार, मणिमंगलम के युद्ध में किसने पराजित किया? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया, और इसने अपनी सेना यानी कि पल्लवों की सेना को संगठित किया और कहाँ की तरफ आगे चला? उत्तर की तरफ। ठीक है, कहाँ चला? उत्तर की तरफ बढ़ गया। ठीक है, मतलब चालुक्यों को हराने वाला बन गया। पुलकेशिन द्वितीय के साथ अपने युद्धों की विजय का वर्णन नरसिंह वर्मन प्रथम ने किस मंदिर में बने पाषाण पर किया है? तो देखिए बादामी या वातापी के जो मल्लिकार्जुन मंदिर है वहाँ पर इसने अपनी विजय का डंका बजाया, डंका लिखा। यानी कि देखिए वातापी बादामी कहाँ है? वातापी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य, नाम सुना है ना। तो पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वातापी पर कब्जा करके और वहाँ के मल्लिकार्जुन मंदिर जो कि काफ़ी फेमस मंदिर है, वहाँ पर एक पत्थर पर अपनी जीत के बारे में लिखा, जो कि आज भी वहाँ पर लिखा हुआ है। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। ठीक है, वातापी कोंडा काफ़ी फेमस उपाधि है। वातापी कोंडा महामल या मामल की उपाधि किसने धारण की? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने उपाधि धारण की। वातापी कोंडा तो इसलिए लिखा क्योंकि इसने वातापी को या बादामी को जीता था। उसके उपलक्ष्य में इसने वातापी कोंडा यानी कि पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद जब वो वातापी पर कब्जा कर लेता है तब वो वातापी कोंडा नाम की उपाधि जो है वो रख लेता है, उपाधि जो है उसने धारण कर ली। और महामल्ल की उपाधि उसकी क्यों थी? क्योंकि कांचीपुरम का जो महाबलीपुरम या महामल्ल जो था वहाँ उसका शासन था, इसीलिए इसने महामल्ल या मामल्ल की उपाधि जो है धारण की। किसने धारण की? तो सिंह विष्णु के पोते और जो है महेंद्र वर्मन जो था, ठीक है, आपके महेंद्र वर्मन फर्स्ट के पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने ये उपाधि धारण कर ली। ह्वेनसांग ने किस पल्लव शासक के समय दक्षिण भारत की यात्रा की? देखिए ह्वेनसांग जो है इसने कौन सा ग्रंथ लिखा है? CU की। कौन सा ग्रंथ लिखा है? CU की। और ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के दरबार में भी गया है, वो भी आपको ध्यान होगा। तो देखिए ह्वेनसांग जो है इसने किस पल्लव शासक के समय दक्षिण भारत की यात्रा की? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के समय इसने दक्षिण भारत के कांचीपुरम की यात्रा की। कहाँ की यात्रा की? कांचीपुरम की यात्रा की। देखिए भाई ह्वेनसांग जो था इसको पता था कि हर्षवर्धन जो है उसको हराया है किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। तो अब पुलकेशिन द्वितीय को हराने वाला है कोई ऐसा महान शासक, तो उसके राज्य में जाना चाहिए, उसको देखना चाहिए। तो वो जाता है नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में और अपनी किताब CU की में, ठीक है, उसके बारे में क्या करता है, उसको पता चलता है, अपने किताब में वो बताता है कि पुलकेशिन द्वितीय को एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 युद्धों में पल्लव शासक ने हरा दिया। तो भाई देखना तो बनता है ऐसे शासक को। तो वो गया था कहाँ पर? कांचीपुरम में, नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में। कहाँ पर? दक्षिण भारत में, कांचीपुरम में।
वेनसांग ने यात्रा की, कहाँ की यात्रा की? कांचीपुरम की यात्रा की। कहाँ की यात्रा की? देखिए कांचीपुरम की, यहीं पर तो रहता था कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम। और वेनसांग जो है, इसकी जो किताब है सीयू की, इसमें इसने इस राजा के बारे में और यहाँ की प्रजा के बारे में प्रशंसा की है और इसका जो राज्य है उसकी तुलना की है किससे? हीरे से तुलना की है। इसके राज्य की तुलना किससे की है? हीरे से तुलना की है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने रथ मंदिरों का निर्माण कहाँ करवाया? तो काफ़ी फेमस है ये प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने रथ मंदिरों का जो निर्माण शुरू करवाया, महाबलीपुरम में करवाया। देखिए अगर आपसे राजवंश पूछा जाता है तो पल्लव राजवंश आएगा, अगर आपसे राजा पूछा जाता है तो किसने रथ मंदिरों का निर्माण करवाया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने रथ मंदिरों का निर्माण जो है वो महाबलीपुरम, या इसी को कहा जाता है महामल्लपुरम, या इसी को कहा जाता है मामल्लपुरम। तो इसने यहाँ पर रथ मंदिरों का निर्माण जो है वो करवाया। महाबलीपुरम या मामल्लपुरम में धर्मराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंह वर्मन जो है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने धर्मराज मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पर? महाबलीपुरम में। नरसिंह वर्मन प्रथम ने किस द्रविड़ शैली का प्रारंभ किया? तो देखिए इसी नरसिंह वर्मन प्रथम जो कि महान शासक हैं, पुलकेशिन द्वितीय को हराने वाले हैं, सिंह विष्णु के पोते हैं, इन्होंने मामल्ल शैली जो है उसका प्रारंभ किया। किसका प्रारंभ किया? मामल्ल शैली का प्रारंभ किया। नरसिंह वर्मन का पुत्र कौन था? अब देखिए इसकी कहानी अच्छी रही, अब इसके पुत्र की कहानी देखते हैं। तो नरसिंह वर्मन का पुत्र कौन था? महेंद्र वर्मन द्वितीय था। महेंद्र वर्मन द्वितीय। और इसका टाइम पीरियड देखें तो 668 से लेकर 695 ईस्वी था इसका टाइम पीरियड। किसका? नरसिंह वर्मन के पुत्र महेंद्र वर्मन द्वितीय का। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, अब बदला फिर लिया जाएगा किसके द्वारा? पुलकेशिन द्वितीय के पुत्र के द्वारा। पुलकेशिन द्वितीय मर गया, अब उसका पुत्र आ गया गद्दी पर, कौन? विक्रमादित्य फर्स्ट। इसने क्या किया? अपने पिता की पराजय का बदला लिया और क्या किया? महेंद्र वर्मन द्वितीय की कहानी खत्म कर दी, जाते ही इसको युद्ध में खत्म कर दिया, मार दिया। ठीक है, अब इसकी कहानी हो गई समाप्त, बदला ले लिया गया है पुलकेशिन द्वितीय। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, पुलकेशिन द्वितीय ने सिंह विष्णु के पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम को मारा। महेंद्र वर्मन प्रथम का जो पुत्र था नरसिंह वर्मन प्रथम, उसने क्या किया? पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया। अब पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र जो है वो आता है विक्रमादित्य प्रथम, और वो किसको मार डालता है? महेंद्र वर्मन द्वितीय को, जो कि नरसिंह वर्मन का पुत्र था। तो बदला लिया जाएगा, लेकिन अभी ये शांत नहीं हुआ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य कौन है? विक्रमादित्य कौन है? तो विक्रमादित्य है पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र। तो इससे शांति नहीं मिली कि मैंने महेंद्र वर्मन द्वितीय को मार दिया और कहानी खत्म। वो क्या करेगा? अपने पिता की बदला, जो पराजय है उसका बदला लेगा। किससे? आगे फिर महेंद्र वर्मन द्वितीय के पश्चात कौन शासक बनता है? तो परमेश्वर वर्मन प्रथम जो है वो महेंद्र वर्मन द्वितीय के मरने के बाद गद्दी पर बैठ जाता है। और ये परमेश्वर वर्मन जो होता है इसका टाइम पीरियड जो है 670 से लेकर 695 ईस्वी तक है। ठीक है, उसका महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन जो है उसके पुत्र का समय तो था 668 से लेकर और 670 तक, और ये बैठता है 670 से 695 तक, परमेश्वर वर्मन प्रथम। ठीक है, परमेश्वर वर्मन प्रथम। देखिए विक्रमादित्य जो है इससे बहुत से युद्ध होते हैं, किससे? परमेश्वर वर्मन प्रथम से। ठीक है, और ये परमेश्वर वर्मन जो है पल्लवों से, विक्रमादित्य जो है वो बहुत से युद्ध लड़ता है, किससे? पल्लवों से। लेकिन परमेश्वर वर्मन न तो हारता है और न ही विक्रमादित्य हारता है। ठीक है,
तो क्या होता है, न तो इसने विकेट गिरने दी, न इसने रन बनाए और न ही ये आउट हुआ। तो ये सारी स्थितियां जो है इसकी बनी रही, किसकी, परमेश्वर वर्मन प्रथम की। अच्छा, थोड़ी सी बात कर ले परमेश्वर वर्मन प्रथम के बारे में। तो ये किसका अनुयायी था परमेश्वर वर्मन? परमेश्वर वर्मन जो है ये भी अपने पिता की तरह, अपने दादा की तरह शैव मत का अनुयायी बन गया था। और परमेश्वर वर्मन ने किस मंदिर की स्थापना की? तो गणेश मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पर? वही कौन सा? मामल्लपुरम, कांचीपुरम के पास है ना मामल्लपुरम, महाबलीपुरम आज का। तो यहाँ पर गणेश मंदिर का निर्माण करवाया परमेश्वर वर्मन आएगा, वर्मा नहीं है, वर्मन, ठीक है। परमेश्वर वर्मन जो है प्रथम, इसने गणेश मंदिर का निर्माण करवाया मामल्लपुरम में, शैव मत का अनुयायी था। विक्रमादित्य से बहुत से युद्ध हुए, न हारा, न हारने दिया, न जीतने दिया, ठीक है। आगे देखिए कुछ उपाधियां देख लें इसकी। तो परमेश्वर वर्मन की उपाधियां थी लोकादित्य, गुणभाजन, एकमल। किसकी उपाधियां थी? परमेश्वर वर्मन प्रथम की कौन सी उपाधियां थी? लोकादित्य, गुणभाजन, एकमल, ये उपाधियां थी परमेश्वर वर्मन प्रथम की। आगे देखिए परमेश्वर वर्मन प्रथम के बाद शासक कौन बना? तो देखिए इसकी कहानी यहाँ खत्म हो गई। अब कौन शासक बनता है? अब इसके बाद जो शासक बनता है वो था नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय। देखिए इनके पास नाम शायद इनके पास होते नहीं थे, अपने पिता दादा के नाम ही यूज़ करते रहते थे, द्वितीय प्रथम लगा देते थे, ठीक है। चलिए थोड़ा हंसी मजाक भी चाहिए, पढ़ने में आनंद आता है। परमेश्वर वर्मन प्रथम के बाद शासक बना नरसिंह वर्मन द्वितीय। और इसका जो टाइम पीरियड था ये कला और साहित्य का टाइम पीरियड था, यानी कि पल्लवों की जो कला और साहित्य की उन्नति हुई है वो उन्नति नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में हुई है। कांची के, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए, कांची के कैलाशनाथ मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माता कौन था? बहुत ही फेमस है कैलाशनाथ मंदिर। कहाँ पर? महाबलीपुरम में, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और ये दोनों जो है आपकी विश्व विरासत सूची जो है उसमें शामिल कर लिए गए हैं, ठीक है। विश्व धरोहर में कैलाशनाथ मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर को शामिल किया गया है, जो कि कांची या कांचीपुरम के मंदिर हैं। और इसका निर्माता कौन था? तो यही नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है, जिसका टाइम पीरियड कला और साहित्य के लिए फेमस है। तो इसी ने इन दोनों मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। अब कुछ इसकी उपाधियां देख लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती हैं परीक्षा के हिसाब से। देखिए जो नरसिंह वर्मन द्वितीय है इसकी उपाधियां थी राज सिंह, क्योंकि शंकर का भक्त था तो शंकर भक्त, आगम प्रिय, ये उपाधियां थी तीनों किसकी? पल्लव नरेश नरसिंह द्वितीय की। और इसने कांचीपुरम में एक संस्कृत महाविद्यालय जो है उसकी भी स्थापना की थी। किसकी? संस्कृत महाविद्यालय की भी स्थापना की थी। 720 ईस्वी में किस पल्लव नरेश ने चीन में एक दूत मंडल को भेजा था? तो 700 ईस्वी में इसी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने एक दूत मंडल जो है वो चीन में भेजा था। नरसिंह वर्मन द्वितीय के पश्चात शासक कौन बना? तो देखिए नरसिंह वर्मन द्वितीय के पश्चात शासक बनता है परमेश्वर वर्मन द्वितीय, ठीक है। थोड़ी सी इसकी बात जान ले। देखिए विक्रमादित्य याद है ना आपको? कौन सा? विक्रमादित्य सेकंड, जो कि चालुक्य नरेश था। इससे इसे एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी। किसे? नरसिंह वर्मन द्वितीय को, ठीक है। विक्रमादित्य सेकंड वो नहीं है जो पुलकेशिन का पुत्र है, ये वो फर्स्ट था विक्रमादित्य, ये विक्रमादित्य सेकंड है। लेकिन युद्ध जारी रहता है चालुक्यों के बीच में और पल्लवों के बीच में। तो विक्रमादित्य सेकंड जो है युद्ध करता है किससे? आपके परमेश्वर वर्मन द्वितीय से। तो इस परमेश्वर वर्मन द्वितीय को एक अपमानजनक संधि करनी पड़ जाती है विक्रमादित्य से, जो कि मानने से वो इनकार कर देता है। कौन? परमेश्वर वर्मन द्वितीय। जब इसने मना कर दिया तो भाई संधि मैं नहीं करूंगा। तब चालुक्यों के साथी थे कौन? गंग नरेश। अगर आपने मेरी दूसरी वीडियोस देखी हैं
तो उसमें मैंने गंग नरेश की बात की थी। गंग इतने ज़्यादा महान थे, ये जिनके साथ हो जाते थे उनकी विजय पक्की होती थी, निश्चित होती थी। यानी कि इतने महान शासक थे कौन? गंग शासक। ठीक है, तो आपके सिलेबस में एक बार नहीं है तो मैं गंगों की बात नहीं करूंगी। गंग नरेश जो होता है वो सीधा आकर क्या करता है? इसको खत्म कर देता है। किसको? इस परमेश्वर वर्मन द्वितीय को खत्म कर देता है, क्योंकि चालुक्य जो है गंगों के बेस्ट फ्रेंड हैं, शुरू से चलती आ रही है इनकी फ्रेंडशिप। तो ये क्या करता है? गंग नरेश वो परमेश्वर वर्मन द्वितीय को समाप्त कर देता है। अब भाई क्या हुआ आगे देखते हैं। परमेश्वर वर्मन द्वितीय के बाद शासक कौन बना? तो ये बना नंदी वर्मन द्वितीय। अब ये नंदी वर्मन द्वितीय कौन आ गया? ये कोई पुत्र नहीं है परमेश्वर वर्मन द्वितीय का। ये कौन है? हमने स्टार्टिंग में बात की थी किसकी? सिंह वर्मन की। ठीक है, सबसे पहले सिंह वर्मन जो था उसके दो पुत्र थे। एक था सिंह विष्णु जिससे चोलों को, चेरों को, श्रीलंका के राजाओं को, मालवा के राजाओं को, कलबर के राजाओं को हराया था। उस सिंह विष्णु का पिता था और एक और शासक था जिसका नाम था भीम, उसका भी पिता था। मतलब सिंह विष्णु और भीम दोनों भाई थे, लेकिन भीम की कहानी कुछ चलती नहीं है क्योंकि सिंह विष्णु शासक बनता है, इसके पुत्र शासक बनते हैं। अब क्या हुआ? सिंह विष्णु की सारी औलादें यानी कि सारे जो वंश है वो समाप्त हो गया है परमेश्वर वर्मन द्वितीय के साथ। अब भाई किसको राजा बनाया जाए? अब भीम जो है इसका एक राजा होता है, इसके वंश का एक राजा होता है जिसका नाम होता है नंदी वर्मन द्वितीय। कोई महान शासक इतना नहीं होता, हल्का फुल्का शासक होता है, ज़्यादा प्रतापी नहीं है। इसके समय में क्या होता है? इसको शासक बना दिया जाता है और राज सत्ता के लिए, सत्ता को हड़पने के लिए क्या छिड़ जाता है? गृह युद्ध छिड़ जाता है। ठीक है, किसके समय में? नंदी वर्मन द्वितीय के समय में। आगे देखिए, कांची को चालुक्यों की अधीनता से किसने मुक्त करवाया? तो देखिए, जब परमेश्वर वर्मन द्वितीय जो होता है, जिसको विक्रमादित्य सेकंड के साथ एक संधि करनी पड़ जाती है, वो संधि नहीं मानता तो गंग नरेश उसकी हत्या कर देता है। तो उस टाइम पीरियड तक पल्लवों की कांची में क्या होता है? आधिपत्य स्थापित हो जाता है चालुक्यों का। तो अब कांची को चालुक्यों की अधीनता से किसने मुक्त करवाया? तो इसी नंदी वर्मन द्वितीय ने क्या किया? पल्लवों को पुनः संगठित किया। थोड़ा बहुत ठीक था शासक, इसने क्या किया? कांची को चालुक्यों की अधीनता से मुक्त करवा दिया। ठीक है, और पल्लव जो है स्वतंत्र हो गए। अब एक और खतरा आ गया। कौन सा खतरा? अगले प्रश्न में देखते हैं। नंदी वर्मन द्वितीय को किस राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया? अब भाई चालुक्यों की कमी थी, अब राष्ट्रकूट आ गए। पल्लवों से मुश्किल से ये क्या है अपने आप को छुड़ा पाए थे चालुक्य। पल्लव जो हैं वो चालुक्यों से बड़ी मुश्किल से अपने आप को आज़ाद करा पाए थे। इतने में राष्ट्रकूट आ जाता है। कौन? दंती दुर्ग, नाम सुना है ना, जिसने राष्ट्रकूट जो है सत्ता को स्थापित किया था, वही दंती दुर्ग है। महान शासक 750 ईस्वी में क्या करता है? नंदी वर्मन द्वितीय को हरा देता है, लेकिन संधि हो जाती है और राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग अपनी बेटी का विवाह, अपनी पुत्री का विवाह जिसका नाम होता है रेवा, तो रेवा का विवाह किससे कर देता है? इसी नंदी वर्मन द्वितीय से कर देता है। अब थोड़ी सी शांति आई क्योंकि राष्ट्रकूट सहायक हो गए किसके? पल्लवों के। लेकिन शांति ज़्यादा दिन तक नहीं बनी रहेगी क्योंकि कुछ समय बाद जो है राष्ट्रकूटों से इनके युद्ध जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कुछ समय शांति बनी रहती है पर बाद में इनका राष्ट्रकूटों से युद्ध जो है वो छिड़ जाता है। चालुक्यों से हटके अब राष्ट्रकूटों के साथ युद्ध चल पड़ेगा। हमारा अंतिम प्रश्न है, यही अंतिम देखिए, महान शासक कह लें या थोड़ा बहुत प्रतापी शासक कह लें, नंदी वर्मन द्वितीय था। उसके बाद इतनी कहानी कोई लंबी चौड़ी है नहीं, थोड़े बहुत शासक रहेंगे जिनका युद्ध चलता रहेगा किससे? राष्ट्रकूटों से। अब अंतिम प्रश्न है, मुक्तेश्वर मंदिर और बैंकुठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन ने कहाँ करवाया था? तो यही नंदी वर्मन द्वितीय जो है ये मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाता है। कहाँ पर? तो कहाँ करवाएगा? ज़्यादा दूर तो जाएगा नहीं, अपनी राजधानी में ही कराएगा। तो कांची में इसने मुक्तेश्वर मंदिर और बैंकुठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया। और इसके बाद धीरे धीरे पल्लवों की शक्ति क्षीण होती गई, यानी कि ये मान लें कि इनकी शक्ति समाप्त हो गई। तो इसी
अंतिम प्रश्न के साथ और पल्लवों की शक्ति क्षीण होने के साथ हमारी वीडियो भी समाप्त होती है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी और पल्लव जो है आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं अभी तक समझ आए, एक दो बार वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी सारी जो है परिस्थिति। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक छोटा सा काम कर दें, शेयर करें जल्दी से अपने मित्रों को वीडियो को। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बढ़िया सी वीडियो देखने के लिए उज्जवल जीके को सब्सक्राइब करें। रीट की तैयारी जो है यहाँ पर करवाई जा रही है। अगर आप NCERT पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ना चाहते हैं, राजनीतिक विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, मनोविज्ञान पढ़ना चाहते हैं, रीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो जल्दी से उज्जवल जीके को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। धन्यवाद।